हेलो। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसका नाम है साइनैप्स। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे साइनैप्स क्या है। चैप्टर का नाम है साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, कैसे कैसे होती है। तो हमें पता है साइनैप्स क्या होता है। हम अगर बनाए तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये पूरी इसकी एक्सॉन है, ये न्यूरॉन बॉडी है, एक्सॉन है, और ये हमें पता है ये आपके एक्सॉन एंडिंग्स है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, राइट। ठीक है। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? साइनैप्स। अब देख, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म मतलब आयंस के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। ओके, चार्ज के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से प्लस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे ये प्लस आगे जाता है, यहाँ पे फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो जो प्लस चार्ज की मूवमेंट है ना, वो सिग्नल को कंडक्ट करती है। पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना होगा, फिर वो पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में आ गया होगा, फिर इस रीजन में आ गया, फिर इस रीजन में आ गया। जब एक प्लस पॉजिटिव चार्ज इस रीजन से इस स्पेस में आ जाता है तो यहाँ पे वापस नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम एक जल्दी से देखें, जैसे करंट फ्लो करता है ऐसे फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब यहाँ से थ्रू एक न्यूरॉन में, उसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल पास होता है, लेकिन जो ये स्पेस है जिसको हमने साइनैप्स बोला है, इस स्पेस में केमिकल्स के थ्रू क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो ये होता है केमिकल्स के थ्रू। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, यहाँ तो चार्ज की फॉर्म में हो रहा था और यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में होगा कुछ केमिकल्स। अब वो केमिकल्स कई सारे हो सकते हैं। तो इस स्पेस को हमने क्या कहा? साइनैप्स। ठीक है। और एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है, लेट्स से कि ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास एक मसल हो गई। ओके, तो इस यहाँ पे तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंडक्ट कर रहा होगा ये पूरा सिग्नल। जब ये इस स्पेस में आ जाएगा तो इस वाले जंक्शन को हम साइनैप्स नहीं बोलेंगे, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, क्योंकि न्यूरॉन और मसल के बीच में है। यहाँ पर भी रिलीज़ तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही करेगा जिसके रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ इसको हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला और इसको हमने साइनैप्स बोला। ओके, तो ये चैप्टर का नाम था पूरा साइनैप्स क्या होता है। तो हमारे पास दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी क्यों बोला हमने? एक्साइटेटरी का मतलब है कि इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है कि भाई मतलब इस मैसेज को आगे भेज, तो ये इसको एक्साइट करेगा। बट सपोज इस न्यूरॉन को इसको बंद रखना है कि आगे कोई भी सिग्नल नहीं जाना है। ठीक है, लेट्स से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम नहीं चाहते ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, मैं चाहती हूँ कि ये मसल रेस्ट में रहे। ठीक है, तो ये वाला न्यूरॉन है, इस वाले न्यूरॉन के लिए क्या रिलीज़ करेगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, ताकि ये वाला न्यूरॉन स्टिमुलेट ना हो और इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर का सही रोल होता है। एक्साइटेशन करके इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो और इसको इनहिबिट कर दो, यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करके, ताकि ये इसको कॉन्ट्रैक्ट ना करे। अब हम नहीं चाहते हर टाइम हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहे। ये हाथ पड़ा है मेरा, मैं नहीं चाहती मेरे में ऐसे ट्रेमर्स आते रहे या फिर कोई भी ऐसे फोम आती रहे। तो इस टाइम मेरी बॉडी ने क्या रखा है? इस हाथ को इनहिबिट रखा है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी है। तो इसलिए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का भी रोल है फालतू की मूवमेंट्स ना हो बॉडी में, अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है ग्लूटामेट। ओके, सिमिलरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एंड गाबा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था किसी जीटी में, तो याद रखना एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का एग्जाम्पल क्या है। अब गाबा और ग्लाइसिन में से एक चूज़ करना हो तो हम गाबा करेंगे। फ़र्क यही है कि ग्लाइसिन है ना जो, वो स्पाइनल कॉर्ड में यूज़ होता है, जबकि गाबा है ना इसमें बाहर भी आ रहा है। तो ये ब्रेन में इनिबिशन का काम करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है, दोनों ही इनिबिटरी है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है। अब इनके ये पढ़ते हैं। जो सोडियम कैल्शियम है, अगर ये न्यूरॉन्स के अंदर मतलब ये रिलीज़ होते हैं ना साइनैप्स में, तो ये करते हैं एक्साइटेशन। सिमिलरली क्लोराइड का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स ये कर देता है इनहिबिटरी। अभी इसको कॉन्सेप्ट ये यही है कि मैंने कहा सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना और
पोटेशियम का इफ्लक्स होना और क्लोराइड का इन्फ्लक्स होना। देखो, अब हमें पता ही है, जैसे कोई सेल है, ये कोई सेल है, इसमें मैं चाहती हूँ कि सिग्नल कंडक्ट करे, तो मैं चाहती हूँ इसके अंदर पॉजिटिव रही है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आए, तो अगर सोडियम और कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो कभी भी न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वो उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए सोडियम और कैल्शियम इन्फ्लक्स से जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। पोटेशियम इफ्लक्स का क्या मतलब है? इफ्लक्स मतलब बाहर जाना। अब यहाँ पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या डेवलप हो रही है? प्लस चार्ज की कमी। प्लस चार्ज की कमी मतलब नेगेटिव डेवलप हो रहा है अंदर। तो जब भी कोई न्यूरॉन अंदर नेगेटिव डेवलप हो जाता है तो वो इनिबिट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा चार्ज चाहिएगा अब उसको पॉजिटिव करने के लिए। अगर सपोज मैं कह रही हूँ कि 70 मिलीवोल्ट पे एक न्यूरॉन है, उसको 70 कह लो, सॉरी लेट्स से 90 कह लो, ओके। 90 पे मैं ऐसे सपोजिडली कि 90 पे वो स्टिमुलेट होता है, बट पोटेशियम बाहर चला गया, तो अब वो नेगेटिव चार्ज छोड़ गया पीछे। तो लेट्स से कि अब वो 30 मिली वोल्ट पे उसका पोटेंशियल आ गया। अब मुझे ज़्यादा चार्ज चाहिएगा ना इसको वापस स्टिमुलेट करने के लिए, तो इसलिए पोटेशियम अगर बाहर चला जाता है तो अपने पीछे नेगेटिव मतलब कमी छोड़ जाता है पॉजिटिव चार्ज की, इसलिए वो भी इनिबिट कर देता है। इसलिए और सिमिलरली क्लोराइड इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना। कोई नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो सेल को के अंदर नेगेटिविटी ला रहा है। जब ये एक सेल स्टिमुलेट कब होता है? जब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो फिर से उसको इनिबिट कर देगा। इसलिए पोटेशियम का बाहर जाना और क्लोराइड का अंदर आना सेल को इनिबिट कर देता है, इसलिए ये दोनों किस में आते हैं? इनिबिटरी में। और सोडियम और कैल्शियम का अंदर आना मतलब पॉजिटिव चार्ज आना, पॉजिटिव चार्ज मतलब स्टिमुलेशन, एक्साइटेशन। तो इसलिए इनका मतलब ये है मीन कि दोनों याद रखने, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन की एक लाइन आती है कि इट कैन एक्ट एज बोथ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी काम कर सकता है और इनहिबिटरी की तरह भी काम कर सकता है। अब पढ़ते हैं डोपामिन। डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अब 3 पाथवे हमारे पास, नाइग्रोस्ट्राइटल, मीजोकॉर्टिकल एंड ट्यूबरो इन्फंडिबुलर। डोपामिन क्या करता है? नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे आपका बेसल गैंग्लिया का पाथवे है, और हमें पता है बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है? मूवमेंट्स को इनिशिएट करना, मूवमेंट्स को रोकना, ठीक है। मतलब दोनों ही काम होता है उसका। मतलब अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं होने देता है वो, और जब मूवमेंट्स चाहिए होती है हमें तब मूवमेंट्स भी करवाता है। अब मेरा हाथ यहाँ ऐसे है तो मेरे ब्रेन में नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे या बेसल गैंग्लिया के थ्रू ये डिसाइड हो रहा होगा कि इसको रेस्ट पे रखना है या नहीं। जब मेरा कोई मकसद नहीं है इस हाथ को मूव करने का, तो बेसल गैंग्लिया ने इसको इनिबिट करके रखा है। तो अनवांटेड मूवमेंट्स को इनिबिट करना ये बेसल गैंग्लिया का काम है। और बेसल गैंग्लिया का एक पाथ होता है नाइग्रोस्ट्राइटल, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्राइटम के बीच में पाथ होता है, और इस पाथवे में डोपामिन का काम होता है। इसीलिए जब पार्किंसन में डोपामिन की कमी हो जाती है इस पाथवे में, तो पार्किंसन में अनवांटेड मूवमेंट्स आने लगते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? पिन रोलिंग ट्रेमर्स। अनवांटेड मूवमेंट्स ही तो। अब मेरे में पिन रोलिंग मूवमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि मेरे जो बेसल गैंग्लिया है उसने डिसाइड करा हुआ है कि इसको इनिबिट रखना है, इसको फालतू की मूवमेंट्स नहीं देनी। बट अगर ये वाला पाथवे डोपामिन की कमी हो जाती है या फिर इस पाथवे में डैमेज हो जाता है तो बेसल गैंग्लिया सही से काम नहीं करेगा और अनवांटेड मूवमेंट्स आएगी, ओके। तो डोपामिन नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में सिग्नल कंडक्ट करता है और मोटर मूवमेंट्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, मतलब अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं होने देता, और जब मूवमेंट्स आते हैं तब मूवमेंट्स होती है। तो अगर ये डैमेज हो जाता है, डोपामिन की कमी हो जाती है इसमें, तो हमें पार्किंसन की बीमारी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पार्किंसोनिज्म में कौन सा पाथवे डैमेज होता है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है। ओके, सो अगला पाथवे हमारे पास मीजोकॉर्टिकल पाथवे। मीजोकॉर्टिकल पाथवे है, ये रिवॉर्ड एंड एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका इतना याद रखना है। अब तीसरा पाथवे है ट्यूबरो इन्फंडिबुलर। इसमें क्या होता है? अब हमें पता है, एक चीज़ पता है कि डोपामिन और प्रोलैक्टिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन इन द सेंस कि डोपामिन है जो वो प्रोलैक्टिन पे एक चेक लगा के रखता है। जब डोपामिन अवेलेबल होगा तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ नहीं हो सकता। एक तरह से डोपामिन इसके लिए इनिबिटरी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन के लिए इनिबिटरी हार्मोन है। जब डोपामिन की कमी हो जाएगी तो प्रोलैक्टिन को कोई रोकने वाला नहीं है और प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डोपामिन और प्रोलैक्टिन में क्या रिलेशन है। ठीक, डोपामिन किसकी तरह काम करता है? इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करता है। इनहिबिटरी हार्मोन कह दो या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। प्रोलैक्टिन को कभी बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं जो कि डोपामिन को कम कर रही है, जैसे कि डोपामिन एंटागोनिस्ट, ओके, एग्जाम्पल आ जाता है D2 ब्लॉकर वगैरह। तो D2 ब्लॉकर डोपामिन को ब्लॉक कर देता है। अब डोपामिन नहीं है तो प्रोलैक्टिन को कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। इसलिए उसका साइड इफेक्ट हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होता है। अब इसके ड्रग्स का नाम बताना है मुझे कि कौन सी ड्रग्स है जो डोपामिन एंटागोनिस्ट है और जिसका साइड इफेक्ट हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है। तो फार्मा में है ये, याद है एंटीसाइकोटिक्स पढ़ते हैं हम, एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स दो तरह की होती है हमारे पास, टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल, ठीक है, टिपिकल एटिपिकल। ठीक, टिपिकल का काम मेनली बोला जाता है कि हम रेशियो से डिसाइड करते हैं 5HT और मतलब सेरोटोनिन और डोपामिन की रेशियो अगर मोर देन 1 आती है, 1 मतलब D2 को ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है वो, तो उसे टिपिकल बोल देते हैं। अगर ये रेशियो 5HT3 सेरोटोनिन मतलब डोपामिन और सेरोटोनिन की रेशियो अगर लेस देन 1 आती है तो उसको एटिपिकल बोल देते हैं। मेनली ये है कि टिपिकल है ना, वो D2 को ज़्यादा इनिबिट करते हैं, ब्लॉकर है सारे। ठीक है, एंटागोनिस्ट है इसके, D2 ब्लॉकर है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो D2 को ब्लॉक करते हैं और साथ में 5HT3 को भी ब्लॉक करते हैं। तो हाँ, इसमें ड्रग्स कौन सी है, याद कर। ठीक है, 3 तरह की ड्रग्स होती है इसमें। एक तो होती है स्ट्रॉन्ग, इंटरमीडिएट और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में क्या जाता है, हेलोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल। ठीक है, वीक में क्या आ जाता है, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, इसमें और थियोरिडाजीन, हाँ थियोरिडाजीन। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग में एक दो और एग्जांपल है, हेलोपेरिडोल वगैरह। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ना, उनके साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो D2 को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसलिए हेलोपेरिडोल क्या करता है, डोपामिन को ब्लॉक कर देता है। और अगर डोपामिन ब्लॉक हो गया तो प्रोलैक्टिन पे कोई चेक लगाने वाला नहीं है और प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। इसीलिए फार्मा में क्वेश्चन आता है कि हेलोपेरिडोल पे है एक इंसान, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। पहले तो जो हेलोपेरिडोल है मतलब स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉकर है, उसके मेन साइड इफ़ेक्ट याद रखने की, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स देंगे। एक्स्ट्रा पिरामिडल में 5 होते हैं, बुक से देखना उनको, कौन से, एकाथीसिया, डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और टार्डियो डिस्काइनेसिया। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के जो साइड इफ़ेक्ट है ये आ जाएंगे। और इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया क्यों करता है हेलोपेरिडोल, क्योंकि D2 को ब्लॉक करता है और D2 को ब्लॉक करता है डोपामिन, और डोपामिन क्या कर रहा था, प्रोलैक्टिन को कम रखता है। अब D2 ब्लॉक, प्रोलैक्टिन पे कोई चेक रखने वाला नहीं, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सी ड्रग है जो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वही सारी ड्रग जो कि D को ब्लॉक करते हैं, डोपामिन को ब्लॉक करते हैं। मतलब मेनली आपके पास स्ट्रॉन्ग वाले ही करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट दूसरे होते हैं। हेलोपेरिडोल का साइड इफ़ेक्ट होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। ओके, सो ट्यूबरो इनफंडिबुलर ये पाथवे है। डोपामिन के 3 पाथवे हो गए। पार्किंसोनिज्म की अहमियत यहाँ हमने नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में देखी, और हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया क्यों होता है ये भी देख लिया। अब आ जाता है सेरोटोनिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटरी इनहिबिटर है। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं 2A, 2C, T3 एंड T4। इनको ऐसे याद रखना है कि 2A का काम क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में। सेरोटोनिन प्लेटलेट को भी एग्रीगेट करते हैं, इसे याद रख लेना। जो 2C है वो GI में मतलब रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हम कम खाना खाते हैं, मतलब फूड सेटाइटी होती है। एरिया पोस्ट्रीमा किसे कहते हैं, जो CTZ होता है। CTZ है कीमो ट्रिगर जोन, मतलब वॉमिटिंग वाला। ये वाला एरिया कौन सा है, वॉमिटिंग वाला।
तो अगर ये स्टिमुलेट होता है वॉमिटिंग वाला एरिया तो हमें नोज़िया वॉमिटिंग होएगी। सिमिलरली HT4 मतलब 5-HT है ना जो ये सेरोटोनिन की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, मतलब 5 हाइड्रोट्रिप्टामाइन, इसलिए क्वेश्चन आता है कि सेरोटोनिन है वो किसका डेरिवेटिव है, कौन से अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ जो ये टी है, T4 ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। बायोकेम का क्वेश्चन। जो 4 है वो है GI मोटिलिटी के लिए। ओके, ये सारे हो गए सेरोटोनिन।